मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में से प्रमुख विचारक कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित न्याय व्यवस्था के बारे में बताऊंगा, चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि कौटिल्य है वो समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण समझता है। जैसे एक राज्य में न्याय नहीं है तो वो मर्त है। जिस प्रकार से शरीर में प्राण नहीं है तो प्राण न होने पर हम सबको पता है क्या होता है। तो उसी प्रकार से वो समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण समझता है और उसका विचार है कि जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अर्थशास्त्र में मुख्यतः दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है, पर कहीं कहीं एक जो तीसरा भी है इसमें उसका भी कुछ विवाद हैं जिनका उल्लेख और समाधान कुछ वरिष्ठ लोग करते थे। तो कुल मिलाकर वैसे हम यहाँ पर दो की जगह तीन न्यायालयों का मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ, पर दो प्रमुख विशेष है। उसमें पहला है धर्म स्थलीय या धर्म स्थीय न्यायालय। कौटिल्य ने इसमें समस्त दीवानी तथा छोटे फौजदारी मामले सम्मिलित किए हैं। धर्म स्थीय का अर्थ व्यवहार होता है। जो न्यायालय नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार संबंधी विवादों का निपटारा करता है उसे धर्म स्थीय न्यायालय कहा जाता है, या फिर कहना चाहिए धर्म स्थलीय न्यायालय कहा जाता है। इसके न्यायाधीश को धर्मस्थ कहा जाता था। इसके समक्ष प्रस्तुत विवाद इस प्रकार थे, यथा संपत्ति को लेकर आप सबको पता है विवाद हो जाते हैं। दो सगे भाइयों में भी हो जाते हैं, भाई बहन में भी हो जाते हैं, पिता पुत्र में, माता पुत्र में, या पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, किसी भी प्रकार से कई प्रकार के इसमें विवाद हो जाते। संविदा जो करार होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें उत्तराधिकार, कौन कौन उत्तराधिकारी होंगे, पति पत्नी संबंधी विवाद, ऋण साझेदारी आदि दीवानी तथा मारपीट, बलात्कार, डाका, जुआ आदि फौजदारी विवाद भी इसमें शामिल है। तो ये पहले प्रकार का न्यायालय है जिसको धर्म स्थीय न्यायालय कहते हैं। दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय। कंटक का अर्थ समाज विरोधी। कंटक का अर्थ क्या है? समाज विरोधी। जो न्यायालय समाज की समाज विरोधी गतिविधियों से रक्षा करता है उसे कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता है। आप सबको पता ही है, चाहे कोई भी समाज हो, उस समाज के सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। उसमें कई कंटक भी होते हैं, समाज को ख़त्म करने वाले भी होते हैं, समाज के लिए कांटा होते हैं तो वो जो समाज विरोधी गतिविधि करते हैं तो उनको उन गतिविधियों से समाज की रक्षा, अन्य लोगों की रक्षा कैसे की जाए, वो इसके अंतर्गत आता है। तो जो न्यायालय समाज की समाज विरोधी गतिविधियों से रक्षा करता है उसे हम कंटक शोधन न्यायालय कहते हैं, कहा जाता है। इस प्रकार के न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहते थे। इसके समक्ष प्रस्तुत विवाद जैसे धोबी, जुलाहे, सुनार,
वैद्य, नट नर्तक आदि द्वारा किए गए प्रजा शोषण तथा धन हरण के मामले शामिल हैं। साथ ही राज्य कर्मचारियों द्वारा शासन के प्रति अपराध तथा प्रजापीड़न के कार्य तथा अचानक मृत्यु होने पर परीक्षण करवाना आदि इसमें आते हैं। तो इसमें कौन कौन से, जैसे धोबी, जुलाहे, सुनार, आपको पता ही है कि वो कितनी मिलावट करते हैं। वैद्य हैं, वो दवा का गलत प्रयोग किसी की जान ले सकता है। नीम हकीम को इस प्रकार का स्वयंभू वैद्य बन बैठे और किसी के जीवन के साथ खिलवाड़। नट नर्तक जो लोगों को एक खेल दिखाकर, नट नर्तक का खेल देखा होगा कि किस प्रकार से वो कौन सी उसमें विद्या होती है, पर ऐसा खतरा दिखाते हैं कि आप कुछ दीजिए वरना अब ये वहाँ से कूद जाएगा। ये तो इस प्रकार के कुछ, तो ये प्रजा शोषण और धन हरण के मामले होते हैं। इसके साथ ही जो राज्य कर्मचारी हैं, वो एक तो जो उनकी ड्यूटी लगी हुई है, शासन के प्रति जो उनका कर्तव्य है वो नहीं करते हैं, या फिर उस ड्यूटीज में भी वो घूसखोरी है और है, मामलों को, काम को समय पर नहीं करना, लेट करना। तो ये आदि अनेक प्रकार के प्रजापीड़न के कार्य हैं। तो वो सारे सब इस न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। एक किसी की भी अचानक मृत्यु होने पर उसका जैसे पोस्टमार्टम करवाना, की जिससे उसके कारण, मृत्यु के कारण का पता चल सके आदि। तो ये दो प्रकार के न्यायालय तो विशेष हैं। एक तीसरा जिसको जन न्यायालय कहा जाता है, इसका भी अर्थशास्त्र में कुछ विवादों में कुछ जगह उल्लेख मिलता है। तो ये जन न्यायालय तीसरा है। इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपके समक्ष चित्रण करूँगा, वर्णन करूँगा। अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे विवादों का उल्लेख मिलता है जिनका निपटारा वृद्ध एवं अनुभवी ग्रामीण मुखिया करते थे। जैसे पहले वो पंच पटेल वाली स्थिति थी ना, उसमें गांव के जो वृद्ध जन हैं और जिनको अनुभव है, वो उनके समक्ष ऐसे विवाद आते थे और वो उन पर फैसला किया करते थे। इसके समक्ष प्रस्तुत विवाद इस प्रकार थे: घर, खेत, बाग, तालाब, चारागाह, शमशान, देवालय, यज्ञ आदि स्थानों को या इनको लेकर किसी भी प्रकार का विवाद दो के बीच में या ज़्यादा के बीच में होने पर ये जन न्यायालय में वरिष्ठ लोग उनका निपटारा कर दिया करते थे। ये तो हो गया। अब अपन न्यायिक संगठन लेते हैं। न्यायिक संगठन के अंतर्गत कौटिल्य ने ये साफ किया है, विवेचन किया है, जो एक प्रकार से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का सूचक भी है। 10 ग्रामों के समूह के लिए संग्रहण, 10 ग्रामों के ऊपर जो न्यायालय होगा उसका वो संग्रहण न्यायालय कहलाएगा। 400 गांवों के लिए द्रोणमुख और 800 ग्रामों के लिए, 800 गांवों के ऊपर जो न्यायालय होगा वो स्थानीय तथा समूचे जनपद के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ये जो मैंने न्यायिक संगठन का उल्लेख किया है, ये लेखक इसके पुखराज जैन की पुस्तक से मैंने लिया है, और अन्य जो पुस्तकें हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंज है, मैंने देखा है। तो आप परीक्षा की दृष्टि से इसको देखा जाए तो वहाँ आप थोड़ा सा ये उल्लेख कर सकते हैं, जिससे आपका मूल्यांकन करते वक्त जो भी परीक्षक है उसके सामने थोड़ा, मान लो परीक्षक का अध्ययन दूसरे प्रकार से ऊपर आप इस प्रकार से उल्लेख कर देते हो लेखक का, तो फिर वो उसकी ओर उनका ध्यान जाता है और सही प्रकार से मूल्यांकन हो जाता है। अब आगे हम लेते हैं न्यायिक प्रक्रिया, जुडिशियल जो प्रोसेस था उस समय, वो उसमें तो इसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता था। जो कौटिल्य का ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उसमें इन बातों का उल्लेख न्यायिक प्रक्रिया के बारे में किया गया है, और उसमें उन्होंने किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए उस पर विशेष बल दिया। तो उसमें सबसे पहला है विवाद।
विवाद के संबंध में निम्न तथ्यों को लिपिबद्ध किया जाना चाहिए। इसमें क है वादी तथा प्रतिवादी के वक्तव्य। ख स्थान घटना स्थल का उल्लेख। ग ठीक तिथि कि वो घटना है, विवाद है, किस तिथि को। घ वादी तथा प्रतिवादी के ग्राम, देश, जाति, गोत्र, नाम और काम का विवरण कि वो कौन से गांव के हैं, कौन सा देश, जाति क्या है, जाति में भी गोत्र क्या है, नाम क्या है, वो क्या काम करता है, इस प्रकार से वो सारे लिपिबद्ध होना चाहिए, इनको लिखा जाना चाहिए। दूसरा, उसके बाद आता है प्रोसेस में साक्षी, विटनेस। विवाद के उचित निर्णय में साक्षी का अत्यधिक महत्व होता है। अतः कौटिल्य कहता है कि विश्वासी, पवित्र चरित्र वाले साक्षी एक से अधिक होने चाहिए। कौटिल्य का मत है कि साला, सहायक, शत्रु, अंगहीन तथा राज्य से दंडित व्यक्ति साक्षी नहीं हो सकते, क्योंकि ये पक्षपाती हो सकते हैं। आप सबको पता है कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए साक्षी का होना आवश्यक है, और साक्षी भी कौटिल्य ये कहता है कि एक से अधिक होने चाहिए। और उसमें भी वो ये हिदायत देता है कि ये जो इस प्रकार के कुछ लोग हैं वो नहीं होना चाहिए। साला, किसी का साला है तो वो पक्षपात करेगा, सहायक है, ये वगैरह है तो वो चाहे गलत ही हो, उनका जो बॉस है, मालिक है, पर वो उसके झूठी गवाही देगा, फिर पक्ष में झूठ। शत्रु, वादी प्रतिवादी, और एक का कोई शत्रु है तो आप वो दूसरे का पक्ष, तो उस जो पहले से दुश्मनी है और है तो उसको उसमें टाला जाना चाहिए, अलग किया जाना चाहिए, क्योंकि वो पक्षपात करेगा, अपना बदला लेगा। अंगहीन आदमी दूसरों पर आश्रित होते हैं, तो उन जैसे व्यक्तियों को भी इसमें शामिल साक्षी नहीं बनाना चाहिए। तथा राज्य से दंडित व्यक्ति साक्षी नहीं, क्योंकि उन पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। वो राज्य उन्हीं व्यक्तियों को दंडित करता है जो राज्य की जो न्याय व्यवस्था है या प्रकृति है, राज्य के अंगों के खिलाफ जो कार्य करते हैं, इसमें राज्य के अस्तित्व को संकट पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम एक साक्षी के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए, वरना वो पक्षपात करेंगे। वो कई जगह देखा जाता है, वो पैसे लेकर भी सच का झूठ और झूठ की सच, ये इस प्रकार का वो करते रहते हैं। शपथ, तीसरा शपथ। साक्षी के रूप में प्रस्तुत व्यक्ति की साक्षी को लिखने से पूर्व उसे शपथ दिलाई जानी चाहिए। तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने में न्यायाधीशों द्वारा गुप्तचरों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। कि मान लो वकील हैं या साक्षी हैं, वो सही दिशा में चल रहे हैं, फिर भी कई बार कई पक्ष हैं वो अंधेरे में रह जाते हैं, सच्चाई कुछ और होती है जिसका बाद में चलकर पता चलता है। तो एक न्यायाधीश को फिर गुप्तचरों के माध्यम से भी अपने स्तर पर उसका सही तथ्यपरक तथ्यों को जुटाना चाहिए, पता लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं। और इसमें आगे कौटिल्य के न्यायिक संगठन में ये जो इस प्रकार का है, इसमें राजा सर्वोच्च पदाधिकारी है और वही सभी स्तरों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह एक ही न्यायाधीश वाले न्यायालय के स्थान पर अनेक न्यायाधीशों वाले न्यायालयों को उचित मानता है। तो इस प्रकार से आज हमने ये कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित न्याय व्यवस्था का वर्णन कहना चाहिए, मैंने आपके सहयोग से विचारों का आदान प्रदान किया है और आपने ध्यानपूर्वक सुना है, समझा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।